हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें। न्यू ईयर आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियां लाए। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, सेकंड है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, थर्ड है सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, फोर्थ है शॉर्टेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, फिफ्थ है अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सिक्स्थ है व्हाई शुड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। और ये एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर सेवंथ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एट है हीट एंड ट्रायल मेथड, और नाइन्थ है स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए अब हम लोग इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का क्या डेफिनेशन है? एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मीन्स ये हुआ कि एक इक्वेशन जो किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक इक्वेशन है जो ये बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टाइप का कोई भी इक्वेशन जो किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में एरो का ये वाला जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है और एरो का ये वाला जो साइड है ये राइट हैंड साइड है। अब एक केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं और राइट हैंड साइड सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपको अगर पूछा जाए कि केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को किस साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को किस साइड लिखते हैं, तो बहुत ही इजी है। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के क्या डेफिनेशन है इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन लिख देते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसको समझेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट्स का क्या डेफिनेशन है? द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसका मीन्स ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है। दूसरा डेफिनेशन क्या है?
द सब्सटेंसेस that participate in a chemical reaction are called reactants। और इसका मीन्स ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्लियर है? और जैसे कि लास्ट वाले केमिकल इक्वेशन में हमने देखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस इक्वेशन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझते हैं। तो प्रोडक्ट्स का क्या डेफिनेशन है? द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और इसका मीन्स ये हुआ कि ऐसे न्यू सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग को मिल रहा था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट था। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को अब हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। मीन्स केमिकल इक्वेशन को राइट करने का सिंपलेस्ट वे क्या है। तो इस टॉपिक को हम लोग ओरली समझ लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कि देखिए, जब किसी इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में लिखा जाता है तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। चलो इसको मैं समझा भी देता हूं कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, हम लोग लास्ट वाले ही केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था उसी को हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। कि जब हम लोगों ने यही वाला इक्वेशन लिया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, और जब इस इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये वाला जो फॉर्म है केमिकल इक्वेशन का, जो ये वाला फॉर्म है वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, तो यही है दैट दिस इज द simplest way to write a chemical equation। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। मीन्स कि किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने का शॉर्टेस्ट वे क्या है, शॉर्टेस्ट मेथड क्या है। तो देखिए, जब किसी केमिकल इक्वेशन को
इस फॉर्म में लिखा जाता है, मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला का यूज करके जो लिखा जाता है और जो इक्वेशन हम लोगों को मिलता है उस वाले इक्वेशन और उसी फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन को शॉर्टेस्ट मेथड है। कि जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला का यूज करके केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है तो दैट इज द शॉर्टेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन समझेंगे। तो देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या डेफिनेशन है। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मीन्स ये हुआ कि एक इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल नहीं होते हैं, ऐसे इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला इक्वेशन जो है इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स में जो मैग्नीशियम एलिमेंट है इसके नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग काउंट करते हैं। तो रिएक्टेंट्स में जो मैग्नीशियम एलिमेंट है इसका नंबर ऑफ एटम 1 है और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 2 है और फिर प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम 1 है और फिर ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ एटम 1 है। तो देखिए इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम के एटम्स सेम हैं, बट ऑक्सीजन के केस में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में इनके नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है। तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं कि रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल नहीं होते हैं तो उनको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट कि जब प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं तो उनको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन में सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है जो मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन में क्या चेंज करना है आपको, सिर्फ यहां जो नोट लगा हुआ है इसको हटा देना है और यहां पर हो जाएगा अनबैलेंस्ड को हटा देना है, यहां पर हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फाइनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, a chemical equation in which the number of atoms of each element present in products is equal to the number of atoms of each elements present in reactants is called balanced chemical equation।
मीन्स कि प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल हैं, तो उस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं कि देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और इस इक्वेशन में अगर हम लोग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को देखें तो देखिए, कार्बन का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट में भी कार्बन का नंबर ऑफ एटम 1 है, और ऑक्सीजन में रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम 2 है, और फिर प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 2 है। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन के रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है और ऑक्सीजन में भी सेम है, तो इस टाइप के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको क्यों बैलेंस किया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो इसको समझने से पहले हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लोगों ने 9th क्लास में ही स्टडी किया है। इसका मैं डेफिनेशन पहले आप लोगों को लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मीन्स ये कि केमिकल रिएक्शन में मास न तो क्रिएट होता है न ही डिस्ट्रॉय होता है, और या फिर क्या है इसका दूसरा डेफिनेशन है, इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मीन्स कि एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के जो टोटल मास होते हैं वो रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होते हैं। या फिर क्या है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स। मीन्स कि प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होने चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के मास और रिएक्टेंट्स के मास इक्वल होते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, और इसी वजह से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स के मास रिएक्टेंट्स के मास के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा वाला टॉपिक व्हाई शुड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड देखिए, अब जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस किया जाता है और उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है। तो चलिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड को डिटेल से समझते हैं।
तो देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड का क्या डेफिनेशन है कि इट इज द मेथड ऑफ बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। मीन्स ये कि हीट एंड ट्रायल मेथड जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक मेथड है जिसमें हम लोग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट का यूज करके उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझते हैं और फिर हम लोग दोनों को साथ साथ अच्छे से समझ जाएंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक था वो स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जो स्टेप्स हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे, उनको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग दोनों टॉपिक को हीट एंड ट्रायल मेथड एंड स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोनों को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है।